नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का डबल डोज 1 और 11। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी गणवाल। लेकिन आज इस कार्यक्रम में बड़ी दुखदाई खबर आपको बतानी पड़ रही है। यशपाल शर्मा, पूर्व क्रिकेटर, 1983 वर्ल्ड कप क्रिकेट टीम का हिस्सा रहे यशपाल शर्मा नहीं रहे। आज सुबह दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। 66 साल उनकी उम्र, और जिस तरह से यह खबर सामने आई, किसी के लिए भी इस पर यकीन कर पाना मुश्किल है, क्योंकि अभी 25 जून को ही विश्व कप जीतने की सालगिरह के अवसर पर एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम हुआ था, जिसमें तमाम दिग्गज 1983 वर्ल्ड कप टीम के एक साथ मिले थे और अलग अलग जगह उनके इंटरव्यूज भी। और उस समय भी यश जी जिस तरह से हंसते खेलते दिखाई दिए, जिंदा दिली के साथ बात करते हुए दिखाई दिए, आज यकीन कर पाना मुश्किल है कि यूं अचानक वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। बलविंदर सिंह संधू जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। बलविंदर जी, कैसे याद करेंगे आप यशपाल जी को, क्योंकि ये जो खबर आई है इसने सबको स्तब्ध कर दिया है। जो तस्वीर हम लगातार दिखा रहे हैं 83 वर्ल्ड कप की, जाहिर तौर पर बार बार जहन में इस वक्त आ रही होगी। मेरा ब्रेन, सर जो है इस वक्त नम हो गया हूँ कि इतनी दर्दनाक खबर मैंने पिछले 2 सालों में नहीं आई। बहुत ही दुखद खबर आज मिली है मेरे दोस्त की। मेरा रूम पार्टनर था, बहुत यादें हैं उसके साथ। और क्या कहें संधू साहब, ये यादें सिर्फ आपकी नहीं, ये तो पूरे हिंदुस्तान की यादें हैं। और देखिए तस्वीर भी जो इस वक्त हम दिखा रहे हैं, आप उनके साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। कैसे हम ये यकीन कर लें कि यश जी आज हमें छोड़कर चले गए। उसी फंक्शन में, 25 तारीख के फंक्शन में मुझे कह रहा है कि ना अपना ख्याल रख, अपने सेहत का ख्याल रखो, थोड़ा वेट रिड्यूस करो। मेरी हेल्थ के बारे में वो वरीड था, और आज मुझे ये न्यूज मिल रही कि वो नहीं है जो मेरे बारे में इतना सोच रहा था। शॉकिंग, एब्सोल्युटली शॉकिंग। मेरे पास शब्द नहीं है आगे बोलने के लिए। बलविंदर जी, जाहिर तौर पर मुश्किल घड़ी है, अपने आप को संभालना भी काफी मुश्किल है। अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो उसी 25 जून की बहुत सारी यादें हम तक पहुंची हैं, और भी लोग उस दिन उस ड्रीम टीम का जो हिस्सा थे वहां पर मौजूद थे। उन्होंने मुलाकात की, आप सबने बहुत सारी यादें साझा की। उसी दिन की कुछ यादगार पल अगर आप हमारे साथ बांटना चाहें, बताना चाहें कुछ एक्सपीरियंसेस। 83 टीम जो है ना, वो एक परिवार है हमारा, और आज उस परिवार का एक सदस्य नहीं हमारे साथ में, तो आप सोच सकते हैं कि हमारी क्या हाल होगी। हर प्लेयर का हाल यही होगा जो मेरा है आज। और बहुत अजीज थे हमें। उन्होंने वर्ल्ड कप में बहुत बेहतरीन रोल प्ले किया, जो उनको कहा गया उन्होंने बहुत अच्छे से रोल प्ले किया अपना, और पूरा 100% ऑल द टाइम देते थे अपनी टीम के लिए। जी, टीम्स मैन, इस फ्रेज के साथ संधू साहब, देखिए उन्हें जो पूर्व क्रिकेटर्स, बाकी प्लेयर्स हैं, वो भी आज जब हमारे साथ यादें साझा कर रहे थे तो बता रहे थे। लेकिन संधू साहब, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, क्योंकि अगर जब वो क्रिकेट की दुनिया में चमकते हुए सितारे की तरह उभरे थे, लेकिन उससे पहले का जो उनका संघर्ष था, पंजाब से दिल्ली पहुंचने का और फिर दिल्ली से वर्ल्ड कप तक का जो उनका सफर था, भरपूर संघर्षों से गुजरा। लेकिन वो उन संघर्षों से निकलकर भी कैसे हीरो बनकर आए, गांव की मिट्टी से मजबूत होकर कैसे उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय फलक पर अपनी जगह बनाई। अगर आज हमारे दर्शकों को आप उससे जुड़ी कोई भी कहानी, अपना कोई भी अनुभव बताना चाहें तो संधू साहब। नहीं, ये समय नहीं है कि मैं वो सब बयान कर सकूं। मुझे पता है कि उसने बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत करके ऊपर आया है। सेल्फ मेड मैन था। उसकी बेटी डॉक्टर बन गई है। उसका मुझे बता रहा था कि बहुत बहुत प्राउड फील कर रहा था कि उसके बच्चे अच्छा कर रहे हैं, एंड ही वाज सो हैप्पी। उस फंक्शन में उसने बहुत कुछ शेयर किया हम लोगों ने। आई एम शॉक्ड टुडे। आप जिस फंक्शन का जिक्र कर रहे हैं संधू साहब, उसी कार्यक्रम के दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा था, इसके कुछ अंश हमारे पास भी मौजूद हैं, देखते हैं। हम घर में खाना, इनको मालूम बहुत अच्छे से बताया कि सबका कहीं ना कहीं रोल था उसमें, लेकिन एक जो शुरू में बात की कप्तान ने, वो दिल को छू गई।
कि ये अब टीम बनी, 1983 का विश्व कप जीता। आपने जैसे कहा कि 2 पारियों में, खास करके सेमीफाइनल में और पहला मैच जो वेस्ट इंडीज का, उसमें मेरा मेन रोल था बैटिंग का, बाकी सबकी पार्टनरशिप थी। लेकिन ये अब एक परिवार बन गया है, ये मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, ये परिवार है। हम घर में खाना खाएं या ना खाएं, लेकिन हम अपने एक दूसरे का हालचाल जरूर पूछते हैं। ये कायम, ये एक चीज, एक एग्जाम्पल नई पीढ़ी के लिए है कि आप खेलें, अपना करियर बनाएं, लेकिन उसके बाद आप कैसे दूसरे को रिस्पेक्ट देते हैं, वो मुझे लगता है कि ये 1983 की जो टीम है वो सबसे बड़ी एग्जाम्पल थी कि हम सेमीफाइनल तक भी पहुंचे, वो जो सीरियस नोट था। लेकिन जो पहला झटका लगा, जो अनबीटेबल टीम थी वेस्ट इंडीज की, और वहां से जब ये शुरुआत हुई, फिर जो टीम मीटिंग में डिसाइड हुआ, सबने अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली थी कि यहां से एक अच्छी शुरुआत हुई है और कुछ कारनामा हो सकता है, और फिर उसके बाद तो इतिहास रचेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। क्या था कि फार एंड से बॉलिंग हो रही थी, तो जब वो एलबीडब्ल्यू हुए तो ये सब भागे, तो पीछे से क्राउड आ रहा था। अब बिग ब्रदर ने सोचा कि कुछ ना कुछ मिले, तो वो उठाने लगे तो बेल इनके हाथ में लगी। अब इतना टाइम नहीं था कि वहां रुके। रॉजर के पास एक है, अगर आप फुटेज, you've got one wicket. You've got you've got one at home. You've got one of those wickets at home. राजदीप, फॉर एंड पे क्या हुआ वो मालूम नहीं। एक स्टंप अगर आप देखेंगे तो हम भाग रहे हैं, तो एक स्टंप मेरे हाथ में है, तो वो जिसके Where is that stump with you? मेरे पास है। Where is his stump? मुझे नहीं मालूम, इनके पास तो थी नहीं, सामने थी ये निकाल ये कह रहे हैं कि जूनियर्स ने मुझे नहीं दी। स्पोर्ट्स एडिटर विक्रांत लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। विक्रांत, देखिए, आप भी 25 जून के उस इंटरव्यू का हिस्सा थे, राजदीप भी थे, और राजदीप ने अपने एक ट्वीट में जिक्र भी किया है कि मेमोरेबिलिया के तौर पर यहाँ पर यशपाल जी ने स्टंप सबसे पहले उठाए थे और आज भी वो मौजूद हैं। और साथ ही उन्होंने जिक्र किया है कि कैसे सेमीफाइनल में विलिस की गेंद पर उन्होंने छक्का जड़ा था और लैम को रन आउट किया था उसी सेम मैच में। ये तमाम बातें राजदीप ने शेयर करी और शायद इंटरव्यू में भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया था। बिल्कुल, और देखिए यादें तो हैं ही, जैसे मैंने कहा 1983 तो फोकलोर है ना, क्योंकि 2011 भी आया, 2007 भी आया, लेकिन लोग अगर आप रोमांटिक्स की बात करें, क्रिकेट रोमांटिक्स, तो 1983 को ज्यादा बड़ा मानते हैं, क्योंकि उस वक्त सोचा नहीं था। टीम जब यहां से हिंदुस्तान से गई थी, इनके सबसे कम ऑड्स थे, जिम्बाब्वे के बाद सबसे कम ऑड्स भारत के थे, और कई खिलाड़ियों ने उसके बाद ये सोचा था कि लीग के मैच खत्म होंगे, हम यूएस जाएंगे अपना एग्जीबिशन मैचेस के लिए, जैसे श्रीकांत ने भी उस इंटरव्यू में कहा था। अब वहां से टीम ने पहले मैच में जब वेस्ट इंडीज को हराया, और जैसे मैंने उस इंटरव्यू में भी उन्होंने बोला था, पहले मैच में सबसे अहम भूमिका यशपाल शर्मा जी की थी। आई थिंक 88 या 89 रन उन्होंने बनाए थे, और उस जमाने में कहते हैं नेहा कि वेस्ट इंडीज की टीम साल में एक मैच भी हार जाए तो बहुत बड़ी बात होती थी, लेकिन भारत उनको बर्बीस में, उससे वर्ल्ड कप से पहले दौरे में एक मैच हरा कर आया था, उसमें भी यशपाल शर्मा के रन थे। तो ये कहा जाता था वेस्ट इंडीज के, मैंने कई फास्ट बॉलर्स का उस दौर के उनके इंटरव्यूज किए, तो उनसे मैं पूछता था, ऑब्वियसली हर कोई कहता था सुनील गावस्कर, मोहिंदर अमरनाथ, बट लोग ना यशपाल शर्मा की भी बात करते थे कि यार ही वाज डाउटी, मतलब वो अपनी विकेट पे प्राइस लगाते थे। उसके बाद जब टीम सेमीफाइनल में गई, अच्छा सेमीफाइनल में क्या हुआ, इंग्लैंड का ध्यान फाइनल पे था। इंग्लैंड ने पहले ही कह दिया कि यार इजी सा मैच आ गया, हम फाइनल की तैयारी कर रहे हैं। अब इंग्लैंड ने रन नहीं बनाए। जब इंग्लैंड ने बॉलिंग करने आया, उन्होंने गावस्कर और श्रीकांत को जल्दी आउट कर दिया, यानी कि वो मौका था, लेकिन मोहिंदर अमरनाथ की और यशपाल शर्मा की पार्टनरशिप, एक स्टेज पर ऐसा लगा कि अब भारत थोड़ा स्लो हो गया है। और जिस बॉब विलिस के छक्के की आप बात कर रहे हैं, ये वो शॉट है जो आज की तारीख में बच्चा एकेडमी में प्रैक्टिस करता है, लेकिन 1983 में एक विवियन रिचर्ड्स ने ये शॉट खेला था और एक यशपाल शर्मा ने खेला था। वो हट के आप हटते हैं और आप ऐसे करके फ्लिक कर देते हैं, और बॉब विलिस ठीक ठाक बॉलर थे, लेकिन बात वही आ जाती है ना कि अब यादें ही रह गई हैं। बड़े खिलाड़ी थे, बड़े खिलाड़ी इसलिए थे क्योंकि उस दौर में भारत की तरफ से खेलना और खासतौर से विदेश में जाकर अच्छा करना हर खिलाड़ी के बस में नहीं होता था। और अमंग द मेनी एडमायरर्स, जैसे कहते हैं ना, सुनील गावस्कर अभी क्योंकि सनी भाई इस वक्त लंदन में है, मैंने नेहा अभी उनको मैसेज किया है, और चूंकि व्हाट्सएप डिलीवर नहीं हो रहा है, इसका मतलब वो सोकर नहीं उठे होंगे, शायद 7 बजे के करीब इस वक्त लंदन में टाइम होगा। आई एम श्योर
जब वो उठेंगे और देखेंगे तो वो भी बहुत शॉक्ड होंगे, क्योंकि वो यशपाल शर्मा के बहुत क्लोज थे। और विक्रांत, इनफैक्ट ये कहा बार बार जिक्र 1983 का हो रहा है, उस वर्ल्ड कप के ऐतिहासिक लम्हे का जिक्र हो रहा है, लेकिन रणजी में क्यों उनका योगदान भूलें? रणजी में भी यशपाल जी ने 201 रन की हाईएस्ट स्कोर की पारी खेली, 21 सेंचुरियां उनकी हैं रणजी में, 8,933 रन रणजी में। हरियाणा और रेलवेज का हिस्सा रहे वो। पंजाब से आए थे पहले, जैसे मैंने बताया लुधियाना में इनका जन्म था, लुधियाना से ये खेलना शुरू हुए, पंजाब की कप्तानी की। जो लेटर हाफ ऑफ हिज करियर था, जब वो इंडियन टीम से बाहर हो गए थे, तब वो हरियाणा से खेले, और पंजाब से भी पंजाब की इन्होंने कप्तानी भी की है। और बहुत लोग नहीं जानते होंगे, इनके भांजे हैं चेतन शर्मा, जो बाद में भारत की तरफ से टेस्ट क्रिकेट खेले, फास्ट बॉलर और यंगेस्ट इंडियन प्लेयर थे टू प्ले टेस्ट क्रिकेट। वो इनके सगे भांजे हैं। चेतन शर्मा आज सिलेक्टर भी हैं, चीफ सिलेक्टर हैं। तो कहते हैं ना मामा भांजा, इन दोनों का बड़ा आपस में, जब ये बाद में हरियाणा से एक साथ खेले तो इनकी बड़ी कहानियां भी हुआ करती थी। तो एक ऐसे परिवार से आए जहां से सिर्फ यशपाल शर्मा नहीं, चेतन शर्मा भी टेस्ट प्लेयर बने। पंजाब के जो पुराने खिलाड़ी हैं, जब उनसे मेरी बात होती है तो इनके बारे में बोलते हैं, बड़ी इज्जत से इनकी बात की जाती है। इनफैक्ट पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन ने कुछ साल पहले इनको कहा था कि पाजी आप आइए, आप पंजाब में दोबारा से कंट्रीब्यूट कीजिए। तो ये वहां पे चीफ सिलेक्टर भी थे। खैर उसके बाद वो दिल्ली वापस आ गए। तो क्रिकेट से जुड़े हुए थे, डोमेस्टिक क्रिकेट के दादा थे। डोमेस्टिक क्रिकेट में कहा जाता था ये दादा है। उस वक्त पंजाब की टीम बहुत बड़ी टीम नहीं हुआ करती थी, ये अर्ली 80s की बात बता रहा हूँ। रणजी ट्रॉफी के कैलिबर में, मतलब वो नेशनल वहां पर नहीं होती थी, लेकिन ये दादा प्लेयर थे। जैसे आपने इनका रिकॉर्ड भी बताया। अच्छा, सिर्फ रिकॉर्ड ही नहीं, इनकी विकेट पे कीमत होती थी। एक बड़ा दिलचस्प किस्सा मैं आपको सुनाता हूँ, अगर वक्त हो। पंजाब हरियाणा का मैच चल रहा था, ये बात थी मिड 80s की, और कपिल देव उस वक्त मतलब दुनिया के बेहतरीन फास्ट बॉलर थे। तो मुझे हरियाणा के प्लेयर बताते हैं, कहते वो मैच फंसा हुआ था, यशपाल शर्मा बैटिंग कर रहे थे, और कहते कपिल पाजी ने ना बॉलिंग स्टड्स पहने हुए, बैटिंग स्टड्स पहने थे, वो बॉल नहीं करना चाहते थे। तो सारी की सारी टीम टी ब्रेक में गई कपिल पाजी के पास। उन्होंने कहा कि पाजी प्लीज एक स्पेल डाल, आप एक स्पेल डाल दो, यश पाजी को आउट कर दो, मैच हम जीत जाएंगे। तो पाजी ने बड़ा सोचा समझा, फिर कहते चलो ठीक है, एक स्पेल डाल देता हूं। उन्होंने स्पाइक्स पहने, और बताते हैं कि वो पहला ओवर जो उन्होंने टी के बाद डाला, उसमें उन्होंने यश पाजी का विकेट लिया, और उस मैच को हरियाणा ने जीता। तो इस तरह की लड़ाइयां होती थी उस टाइम पे फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। आज की तारीख में कोई डोमेस्टिक क्रिकेट खेलता नहीं है, लेकिन उस टाइम पर पंजाब हरियाणा का मैच, पंजाब दिल्ली का मैच, या अगर पंजाब ऊपर खेलते हैं तो बहुत बड़े बड़े ये मैच हुआ करते थे। और उसमें आप देखें इनकी कंट्रीब्यूशन है। जैसे मैं सनी भाई की बात कर रहा था, माना जाता था कि अपने प्लेइंग डेज में ये सुनील गावस्कर के बहुत क्लोज थे, और सनी भाई इनको बड़ा पसंद करते थे, फॉर द सिंपल रीजन जो मैंने पहले भी कहा कि ये अपनी विकेट पर कीमत बहुत लगाते थे। जी। सोशल मीडिया पर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की एक तस्वीर वायरल हो रही है। तस्वीर देखकर ऐसा लग रहा है कि योगी उद्योगपति मुकेश अंबानी को अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के डिजाइन की तस्वीर भेंट करें। इंडिया टुडे एंटी फेक न्यूज वॉर रूम ने पाया कि तस्वीर फर्जी है। सोशल मीडिया पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एक तस्वीर वायरल हो रही है। तस्वीर देखकर ऐसा लग रहा है कि योगी उद्योगपति मुकेश अंबानी को अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के डिजाइन की तस्वीर भेंट कर रहे हैं। इस तस्वीर के साथ लिखा गया है कि चुनाव के लिए मुकेश अंबानी ने योगी आदित्यनाथ को अपना समर्थन सुनिश्चित कर दिया है। एक ट्विटर यूजर ने इस तस्वीर को पोस्ट करते हुए लिखा है कि ये फोटो दर्शाती है कि अगर राम मंदिर बनता है तो वो अंबानी सहित अन्य पूंजीपतियों के लिए सिर्फ एक कमाई का जरिया होगा। इंडिया टुडे एंटी फेक न्यूज वॉर रूम ने पाया कि वायरल तस्वीर फर्जी है। इसे योगी आदित्यनाथ और मुकेश अंबानी की दो अलग अलग तस्वीरों को जोड़कर बनाया गया है। असली तस्वीर में योगी आदित्यनाथ नेपाल के पूर्व राजा ज्ञानेंद्र वीर विक्रम शाह को कुंभ का लोगो भेंट कर रहे हैं। वायरल तस्वीर को रिवर्स सर्च करने पर हमें कोई जानकारी नहीं मिली, लेकिन इस तस्वीर को फ्लिप करके ढूंढने पर हमें असली तस्वीर मिल गई। इस तस्वीर को जनवरी 2018 में लिया गया था, जब नेपाल के पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह लखनऊ में योगी आदित्यनाथ से मिले थे। योगी ने उन्हें कुंभ 2019 का लोगो भेंट किया था, जिसकी तस्वीरें योगी ने खुद ट्विटर पर शेयर की थी। इसी तस्वीर में छेड़छाड़ की गई है। तस्वीर को फ्लिप किया गया है और ज्ञानेंद्र शाह की जगह मुकेश अंबानी की तस्वीर जोड़ दी गई है। साथ ही कुंभ के लोगों को राम मंदिर के मॉडल की तस्वीर से बदल दिया गया है।
मुकेश अंबानी वाला हिस्सा एक दूसरी तस्वीर से उठाया गया है। इस तस्वीर में अंबानी गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी के साथ नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर सितंबर 2016 की है, जब मुकेश अंबानी गांधीनगर के पंडित दीनदयाल पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए थे। हालांकि 2017 में योगी आदित्यनाथ ने मुंबई में मुकेश अंबानी सहित देश के कई दिग्गज उद्योगपति से मुलाकात की थी और उन्हें यूपी में आने का न्योता दिया था। यहां हमारी पड़ताल में इस बात की पुष्टि हो जाती है कि जिस तस्वीर के जरिए यह कहा जा रहा है कि मुकेश अंबानी ने योगी को समर्थन दे दिया है, उसे फर्जीवाड़ा करके बनाया गया है। सोशल मीडिया पर दुकानदार से धोखाधड़ी को लेकर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो को देखने में ऐसा लगता है कि एक लड़की झूठ बोलकर दुकानदार से पैसे ऐंठने की कोशिश कर रही है। इस वीडियो के जरिए दुकानदारों को आगाह किया जा रहा है, लेकिन इंडिया टुडे एंटी फेक न्यूज वॉर रूम ने पाया कि इस पूरे वीडियो की सच्चाई कुछ और थी। सोशल मीडिया पर दुकानदार से धोखाधड़ी को लेकर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो को देखने में ऐसा लगता है कि एक लड़की झूठ बोलकर एक दुकानदार से पैसे ऐंठने की कोशिश कर रही है, लेकिन जब दुकानदार कहता है कि शॉप में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है तो लड़की वहां से भाग जाती है। मैंने ये लीड ली थी, 500 रुपए से दिए, इस बंदे ने और उल्टा ये बोल रहे हैं कि आपने पैसे नहीं दिए और मुझे 400 रुपए मुझे वापस नहीं कर रहे हैं। तो दिए होंगे ना भैया, चेक करो एक बार, या आपने चेक करे? वो पैसे दे रहा है या किस बात को? कंप्लेंट करूँ तेरी? किस बात को? दे रहा है पैसे? ओ मैं लो, दे रहा है पैसे या नहीं दे रहा है? इसको छोड़ो पहले, इसको छोड़ो। सीसीटीवी कैमरा लग रहा है भाई। कहाँ लगा हुआ है? आप कर लो चेक, सीसीटीवी चेक कर लो, कर लो चेक। सीसीटीवी चलता है? हाँ भाई चलता है, भी चालू है। और दुकान पे तू बैठता और कोई बैठता? तू है? तू बैठता है ना दुकान पे? चल छोड़, मुझे लेना ही नहीं है ये। अब क्या हो गया मैडम? अब क्या हो गया? चल छोड़, कोई नहीं, रहने दे, चल रहने दे। क्या ओ मतलब तुम ही करो तो फिर तुम इधर आओ। मैं हेलो, एक्सक्यूज मी, क्या आप सीसीटीवी ऐसा? वीडियो के जरिए दुकानदारों को आगाह किया जा रहा है कि ऐसी हेराफेरी और चोरी से बचने के लिए वे अपनी दुकान में सीसीटीवी जरूर लगवाएं। साथ ही वीडियो को सच मानते हुए कुछ यूजर्स लड़की को भला बुरा कह रहे हैं और उसकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। यहां तक कि लड़की के लिए कुछ पोस्ट में अभद्र भाषा का भी इस्तेमाल किया गया है। लगभग 4 मिनट की इस वीडियो की शुरुआत में एक लड़की को मोबाइल एक्सेसरीज बेचने वाले एक दुकानदार से बहस करते देखा जा सकता है। लड़की दुकानदार से नाराजगी जताते हुए कह रही है कि उसने दुकानदार से 100 रुपए का कुछ सामान खरीदा और 500 रुपए का नोट दिया, लेकिन अब दुकानदार उसे 400 रुपए वापस नहीं कर रहा। वहीं दुकानदार का कहना है कि लड़की ने उसे 500 रुपए का नोट दिया ही नहीं। पैसे न देने पर लड़की दुकानदार से बदतमीजी और हाथापाई करने लगती है। इसके बाद वीडियो में ट्विस्ट आता है जब दुकानदार कहता है कि उसकी दुकान में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, जिससे सच सामने आ जाएगा। इस बात को सुनकर लड़की घबरा जाती है और भाग खड़ी होती है। इंडिया टुडे एंटी फेक न्यूज वॉर रूम ने पाया कि वीडियो में दिख रही घटना काल्पनिक है। ये वीडियो दिल्ली के एक यूट्यूब चैनल के लिए बनाया गया था, जिसे सोशल मीडिया पर लोगों ने सच मान लिया। वीडियो में दुकान में दिख रहे काउंटर पर एक पैम्फलेट लगा हुआ है, जिस पर आदित्य सिविल कॉन्ट्रैक्टर लिखा दिख रहा है। ध्यान से देखने पर पैम्फलेट पर एक फोन नंबर भी नजर आता है। इस नंबर पर फोन लगाने पर हमारी बात आदित्य नाम के एक व्यक्ति से हुई। आदित्य ने हमें बताया कि ये दुकान उनके भाई राहुल की है और दिल्ली के मयूर विहार में स्थित है। आदित्य की मदद से हमारी बात राहुल से हुई। राहुल ने बताया कि ये वीडियो उन्हीं की दुकान का है और इसे अयान नाम के एक यूट्यूबर ने बनाया था। राहुल का कहना था कि वीडियो में दिख रहा लड़का और लड़की अयान की टीम के ही सदस्य हैं। राहुल ने हमें इस बात की पुष्टि की कि वीडियो में जो कुछ भी हो रहा है वो सब यूट्यूब वीडियो की कहानी का हिस्सा है। हालांकि राहुल के मुताबिक इस तरह की एक घटना उनके साथ सचमुच हो चुकी है। इसी घटना का जिक्र उन्होंने एक बार अयान से किया था और अयान ने इस पर आधारित ये वीडियो बना दिया। इसके बाद हमारी बात खुद अयान से हुई। अयान का कहना था कि ये वीडियो उन्होंने जनता में संदेश देने और सीसीटीवी के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए बनाया था, लेकिन सोशल मीडिया पर लोग इसे सच की घटना समझ बैठे और तरह तरह की बातें करने लगे। इस कारण से उन्हें यह वीडियो अपने पेज से हटाना पड़ा। अयान के अनुसार वीडियो में दिख रहे लड़का और लड़की पेड एक्टर्स हैं। यहां हमारी पड़ताल में यह बात स्पष्ट हो जाती है कि वीडियो में दिख रही धोखाधड़ी की घटना सच में नहीं हुई।
ये एक पटकथा पर आधारित वीडियो है जिसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं।